हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास जो आपका टॉपिक है, जो कि आपको पता है कि आपके यूपी टेट में 30 मार्क्स का, सी टेट में आपके 30 मार्क्स का आता है, ठीक है, और आपका सुपर टेट में भी ये आ रहा है। तो ये सुपर टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी DSSSB की जो वैकेंसीज अभी आई हैं पीआरटी के लिए, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको करना क्या है, देखो सारी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। बस आपको करना क्या है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है दोस्तों के साथ। जितने ज़्यादा मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ही वीडियो, उतनी स्पीड से वीडियो में इस टॉपिक की बना करके डालूंगा। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक अनदर टॉपिक लेंगे। तो अभी हमारे दो टॉपिक साथ में चल रहा है। एक तो हमारा चल रहा है ये बाल विकास चलेगा, दूसरा चलेगा हमारा शिक्षण कौशल। ये दोनों टॉपिक एक साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉजी। दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगोस। लोगोस मतलब ये लोगोस से मिलकर बना है। तो साइको का मतलब क्या होता है? साइको का जो मतलब होता है यहाँ पे, वो उसका मतलब होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा का। साइकोलॉजी का डायरेक्टली जो मीनिंग हुआ, वो डायरेक्टली मीनिंग हुआ आत्मा का अध्ययन, ठीक है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। ये साइकोलॉजी शब्द किसका है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते हो चलिएगा। देखो, बात ये थी कि ये जो है मनोविज्ञान या साइकोलॉजी है, ये पहले जो है स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। इसको दर्शन शास्त्र के साथ में पढ़ाया जाता था। दर्शन शास्त्र जो फिलोसफी होती थी उसमें ये इस टॉपिक को पढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आगे इसकी जरूरत हुई तो इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया गया। और 1590 ईस्वी में, कब? 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। किसका? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? अपनी पुस्तक साइकोलॉजी। 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किसमें किया? अपनी पुस्तक जो है साइकोलॉजी में किया, ठीक है। अब देखो, बात यह आती है कि साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं आपके अरस्तु। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो आप लिख लो साइकोलॉजिया। उसमें उन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करेंगे तो मनोविज्ञान की ना कुछ थोड़ी परिभाषाएं हैं जो अलग लोगों ने अलग अलग दी है, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो मनोविज्ञान की जो परिभाषा है पहले मैकडूगल के अनुसार है। तो उन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करना है। तो मैकडूगल बात किसकी करते हैं? मैकडूगल प्राणी के व्यवहार के को नियंत्रित करने वाली जो चीज है उसको मनोविज्ञान मानते हैं। यानी इसमें प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, वही चीज क्या है? मनोविज्ञान है। इससे आप याद कर सकते हैं मैकडूगल की इंपॉर्टेंट है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है भाई, जैसे ही मनोविज्ञान का विकास हुआ और धीरे धीरे जब ये स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया गया, तो विभिन्न प्रकार के जो शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान का अर्थ अलग अलग निकाला है। जैसे हम देखें 16वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक हैं, 16th सेंचुरी के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें जैसे मान लो उनमें जो प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं आपके अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। ये क्या है? आपके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। और ये क्या मानते हैं? इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना है। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान एक आत्मा का अध्ययन है। लेकिन लेकिन क्या आधुनिक मनोविज्ञान इस मनोवैज्ञानिक से संतुष्ट नहीं थे? क्यों? क्योंकि क्या आत्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं होता। आत्मा को आप देख ही नहीं सकते। अब जिस चीज को आप देख नहीं सकते तो उसका अध्ययन कैसे कर सकते हो भाई? तो यहाँ पे इसका जो कंसेप्ट जो हो गया वो फेल हो जाता है। कंसेप्ट क्या हो जाता है? यहाँ पर फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी के मनोविज्ञान को, ठीक है। 17वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे आपके लिबनिज, कांत, जॉन लॉक और पोम्पोलोजी। इन लोगों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना था? मन या मस्तिष्क का अध्ययन माना था। देखो, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? तो लिबनिज, कांत, ह्यूम, हॉब्स, जॉन लॉक, पोम्पोलोजी, ये सब क्या थे? आपके
17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का अध्ययन माना है। फिर बात वही आ जाती है, मन क्या है? एक अमूर्त वस्तु हो गई। मन क्या हो गया? एक अमूर्त वस्तु हो गई। अब भाई आप ये बताओ, मन का अध्ययन कर सकते हो? अमूर्त वस्तु जिसको आपने देखा ही नहीं, तो उसका अध्ययन कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर भी कहानी फेल हो जाती है। यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे 18वीं व 19वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक थे। तो 18वीं शताब्दी इसमें इंक्लूड और कर लोगे आप 19वीं शताब्दी। तो ये दोनों शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं वो आपके पहले कौन है? विलियम वुंट और दूसरे हैं विलियम जेम्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, तो उसको आप सही कर लेना। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या मिस्टेक है इसमें। तो 18वीं व 19वीं शताब्दी में दो मनोवैज्ञानिक हुए, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। तो इन्होंने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना? मानसिक क्रियाएं व चेतन अनुभूति का नाम दिया। क्या? चेतन अनुभूति का नाम दिया। किसको? मनोविज्ञान को। उसको नोट कर लेना। जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोविज्ञान को मानसिक क्रियाएं और चेतन अनुभूति का नाम दिया। अब बात करेंगे हम कि मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति होती क्या है। तो आपको पता होगा, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर हम देखें चेतन अनुभूति का मतलब देखें तो आप ये देखोगे जैसे संवेदना जो होती है, संवेदना भी एक मानसिक क्रिया है या चेतन अनुभूति है। कल्पना, चेतन अनुभूति को हम मानसिक क्रियाएं भी कह सकते हैं। तो चेतन अनुभूति का मतलब या मानसिक क्रिया का मतलब हुआ संवेदना, कल्पना। प्रतिमा भी क्या एक मानसिक क्रिया हो गई। भाव, ये सब क्या है? एक मानसिक क्रिया है। तो इनका अध्ययन माना था 18वीं और 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो गलती इसमें क्या कर रखी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बात की जाए संरचनावादी उपागम, संरचनावादी उपागम के जो संस्थापक थे वो थे विलियम वुंट। ध्यान रखना कौन थे? विलियम वुंट थे, इसी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो विलियम वुंट ने संरचनावादी उपागम को बताया था। अब देखो बात हम करेंगे कि विलियम वुंट जो थे उन्होंने किसके बारे में बात की है। तो विलियम वुंट ने जो है चेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि दिखाई थी और उन्होंने मन के अवयवों, उन्होंने क्या किया था, जो मन के जो पार्ट्स थे, मन के जो पार्ट्स होते हैं उनके अवयवों का विश्लेषण करने में रुचि दिखाई थी। किसने? आपके विलियम वुंट ने। जो मन के अवयव, अब मन के अवयव कौन कौन से थे? मन के अवयव यही तो है भाई, प्रतिमा, कल्पना, संवेदना, ये सब क्या है? मन के अवयव है। अगर आप किसी की कल्पना का विश्लेषण कर लोगे, जैसे मैं आपने पूछूं कि आपने क्या सपना देखा, आपने क्या कल्पना की, तो हम जैसा सोचते हैं ना वैसी ही कल्पना करते हैं। और उस कल्पना का अगर विश्लेषण कर लिया जाए तो आप उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति बता सकते हो। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने क्या किया? मन का अध्ययन करने में रुचि दिखाई थी, मन के जो अवयव होते हैं उनका अध्ययन करने में रुचि दिखाई थी विलियम वुंट ने। ठीक है, तो और वो विधि क्या? मन का अध्ययन करोगे कैसे? मन का अध्ययन करोगे कैसे? तो मन का अध्ययन करने की जो विधि है उसे हम कहते हैं अंतःनिरीक्षण विधि। किसकी है ये किसने दी थी? तो ध्यान रखना विलियम वुंट ने दी थी। इस नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ है, आप नोट कर लेना उसको। विलियम वुंट ने किस विधि, कौन सी विधि दी थी? अंतःनिरीक्षण विधि। तो अंतःनिरीक्षण विधि होती क्या है? अंतःनिरीक्षण का मतलब होता है खुद का निरीक्षण करना, खुद के मन में झांकना, अपने भीतर झांकना, मतलब होता है अंतःनिरीक्षण विधि का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अंतःनिरीक्षण विधि और संरचनावादी उपागम के जनक कौन है? विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। ठीक है, अब देखो आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम आएंगे विलियम जेम्स पे। तो विलियम जेम्स ने क्या किया था? प्रकारवादी उपागम को जन्म दिया था। विलियम जेम्स ने प्रकारवादी उपागम को जन्म दिया था। प्रकारवादी उपागम क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो विलियम जेम्स क्या कहते थे? विलियम जेम्स ये कहते हैं कि मन की संरचना पर ध्यान देने के बजाय अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि मन क्या करता है और व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति अपने वातावरण की समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, अगर उस पर हम ध्यान दें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को पता लगाने के लिए। भाई विलियम वुंट क्या कह रहे थे कि मन के अवयवों को देखो, मन में क्या चल रहा है, मन में आपने जो कल्पना की, आपकी जो संवेदना है, आप जो
स्वप्न देख रहे हो, तो उन चीजों का अगर आप विश्लेषण करोगे तो आप उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पता लगा सकते हो। कौन कह रहे हैं? विलियम वुड कह रहे हैं। लेकिन विलियम जेम्स ने एक नया उपागम दे दिया, प्रकारवादी उपागम। विलियम जेम्स ये कह रहे हैं कि मन के अवयवों का विश्लेषण करने की बजाय अगर आप ये इस पे ध्यान दो कि मन क्या कर रहा है, मन का कार्य क्या है। आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो आपका मन उस स्थिति में किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, उसे हम कहते हैं प्रकारवादी उपागम। कार्यवादी मतलब मन का कार्य क्या है। आपके कोई समस्या दे दी जाए तो आप उस स्थिति में क्या व्यवहार करोगे, उसको देख करके आप पता लगा सकते हो कि उस व्यवहार को देख करके आप पता लगा लोगे कि आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है। मनोवैज्ञानिक इसी तरीके से पता लगाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रकारवादी उपागम। इसके जनक कौन है? इसके जनक है विलियम जेम्स। जनक कौन है इनके? विलियम जेम्स। तो इन्होंने एक प्रकारवादी उपागम दिया, प्रकारवादी उपागम जिसको आप देख सकते हो। अभी तक विलियम वुंट ने एक संरचनावादी उपागम दिया था, तो उन्होंने मन के अवयवों पे, मन की संरचना पर ध्यान दिया था। तो क्या आप मन की संरचना का पता लगा सकते हो? आप किसी व्यक्ति से पूछो कि आपने क्या कल्पना की, तो वो क्या वास्तव में अपनी सही कल्पना आपको बताएगा? नहीं बताएगा। हो सकता है बताए या ना भी बताए। लेकिन प्रकारवादी उपागम जो विलियम जेम्स जिसके जनक थे, वो ये कहते हैं अगर हम व्यक्ति के मन की संरचना पर ध्यान ना दे करके इस पर ध्यान दिया जाए कि मन कार्य कैसे कर रहा है, व्यक्ति अपने वातावरण में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, अगर उस व्यवहार का पता आप लगा ले तो आप ये पता लगा सकते हो कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर है या नहीं है। यही इसीलिए विलियम जेम्स को कहा जाता है मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है किसको? विलियम जेम्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकारवादी उपागम दिया था जिसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। समझ में आया? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें हम 19वीं शताब्दी के जो कुछ मनोवैज्ञानिक और भी थे, जैसे उसमें अगर हम और आगे बढ़े तो एक कंसेप्ट आ जाता है व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद का कहीं ना कहीं कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, वो प्रकारवाद से जुड़ा हुआ है। तो व्यवहारवाद का मतलब होता है कि आप किसी बच्चे के व्यवहार पर, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके आप पता लगा सकते हो कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रकारवादी का ही एक अगला स्टेप था। तो इसको सबसे पहले अगर बात करें जो पता लगाया इसका, तो व्यवहारवाद के जनक जो माने जाते हैं वो वाटसन माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? वाटसन। थॉर्नडाइक नहीं है, इसको डाल देना। ठीक है, वैसे मनोविज्ञान तो थॉर्नडाइक भी है, लेकिन व्यवहारवाद के जो जनक माने गए हैं वो मेनली माने गए हैं कौन? वाटसन माने गए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक को अब यहां से हटा देना। ठीक, चलिए जो भी चीज मैं आपको यहाँ पे मॉडिफाई करा रहा हूँ उसको आप मॉडिफाई करते रहिए और अपने अलग से एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यहां पर। देखो यहाँ तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि जो संरचनावादी उपागम है उनके जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। ठीक है, समर्थक वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन है? टिचनर हैं, विलियम जेम्स हैं, जेम्स अलीवाइस हैं। तो ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके समर्थक वगैरह। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया ही था कि व्यवहार का अध्ययन किसने माना था? जेबी वॉटसन ने माना था। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे विलियम वुंट थे, विलियम वुंट ने आपको पता है कि 1879 में, किसमें? 1879 में विलियम वुंट के ने सबसे पहले लिप्जिंग नामक शहर में, ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी में, ध्यान रखना। 1879 में किसने? विलियम वुंट ने। कहाँ पर? लिप्जिंग। लिप्जिंग कहाँ है? जर्मनी में। एक मनोविज्ञान, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आप देखोगे व्यवहार का जो व्यवहारवाद के जनक जो माने जाते हैं वो जेबी वॉटसन माने जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये भी आप इस चीज को ध्यान रखना। शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा में कौन लेकर के आया, तो थॉर्नडाइक लेकर के आए थे। तो इसीलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। या कि ये बता ही चुका हूँ कि विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग
नामक शहर में प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, अब बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अंतःदर्शन विधि का मतलब वही है, संरचना, जो अंतर्निरीक्षण विधि या अंतःदर्शन विधि, एक ही इसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो, वुडवर्थ ने ओवरऑल इसके बारे में एक बात कही थी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, और अब फिर उसने चेतना का त्याग किया, लेकिन अब वो व्यवहारवाद की विधि को अपनाए हुए हैं, व्यवहारवाद को अपनाए हुए हैं। ये किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़े तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में जो सबसे पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना, वो कोलकाता में बना था। कहाँ पे? कोलकाता विश्वविद्यालय बना था। कब बना था? 1916 में बना था। ठीक है, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है, ये तो पता ही है आपको। अब देखो, यहाँ पर आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसमें कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट है, अगर हम देखी जाए तो यहाँ पे पुस्तक है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के जो राइटर हैं वो हैं B.F. स्किनर। कौन है? B.F. स्किनर इसके राइटर हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो और सबसे पहले अगर देखा जाए कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। सबसे पहली मनोविज्ञान शाला की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बाकी जो अगला चैप्टर आपका आता है वो है आपका वंशानुक्रम और वातावरण। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपकी यूपी टेट सी टेट में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आपको करना क्या है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है मोस्टली, जिससे कि मैक्सिमम सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आपको मैं मैक्सिमम कोशिश ये करूंगा आपको मैक्सिमम वीडियो जल्दी से जल्दी मैं इस टॉपिक की डालूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।